नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद शो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से बीजेपी नेता फिर से इंडियन आर्मी के खिलाफ और इस बार जो है इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ बोलते दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि थरूर और कांग्रेस के बीच में जो तकरार है वो बढ़ती चली जा रही है। खबरों का सिलसिला लेकर इसराइल तक जाएंगे, जहाँ पर इसराइल ने जो है हमास के जो गाजा स्ट्रिप का जो चीफ है उसको मार गिराया है। और एलॉन और ट्रंप तक तो जाना ही पड़ेगा। इसराइल आ गए तो यूएसए पहुंचेंगे। वहाँ पर ट्रंप और एलॉन के बीच में क्या लड़ाइयाँ हुई हैं, किस तरीके से एलॉन ने रिजाइन कर दिया है, वो सारी चीज़ों को जानेंगे। और मॉक ड्रिल कैंसिल क्यों हो गई, सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर पहली खबर के तौर पे पढ़ते हैं तो पहले हमें ये पता चलता है कि मॉक ड्रिल कैंसिल कर दी गई है। मॉक ड्रिल असल में कैंसिल क्यों कर दी गई, जब बता दिया गया था मोदी जी माइंड गेम्स खेल रहे थे, बोल रहे थे कि कल मॉक ड्रिल होने वाली है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन सभी राज्यों के अंदर मॉक ड्रिल होने वाली थी। लोग प्रिपेयर हो चुके थे इस चीज़ के लिए कि अब मॉक ड्रिल यहाँ बोला है, लेकिन ड्रिल तो मोदी जी अब पाकिस्तान में करवाएंगे। क्या ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 होने वाला है। सब लोग एक्साइटेड थे, लेकिन खबर आती है कि मॉक ड्रिल कैंसिल कर दी गई है। कुछ जगह निकल कर आया है कि एनडीआरएफ की कुछ टीम्स प्रिपेयर नहीं थी। अगर प्रिपेयर नहीं थी तो मॉक ड्रिल का तो मतलब ये होता है कि एकदम से मतलब फटाफट से कुछ भी हो जाए, सिचुएशन हो जाए तो उसके लिए रहना चाहिए। पर खैर कोई बात नहीं, पाकिस्तान से माइंड गेम खेलने में बड़ा मजा आया। कल जिस तरीके से पाकिस्तानी सोशल मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जिस तरीके से बोल रहे थे, जो वीडियोस ट्विटर पर सर्कुलेट हुई इंडिया के अंदर, वो दिखा रही थी, बता रही थी वो कितना ज़्यादा डर के माहौल के अंदर जी रहे हैं। उनको पता है कि भारत कभी भी मॉक ड्रिल कर सकता है। मॉक ड्रिल करने का मतलब यही होता है कि पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। मॉक ड्रिल तो हम पाकिस्तानियों की करवाते हैं ना, इंडिया की मॉक ड्रिल कुछ नहीं होती। इंडिया सिर्फ चिल करता है, टीवी पे रिमोट हाथ में लेके टीवी का चैनल बदलता रहता है और बताता रहता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इंडियन आर्मी के पराक्रम को देखता रहता है, हंसता है पाकिस्तान के ऊपर कि भाई वो इतने सालों में कुछ नहीं कर पाया और सिर्फ एक चीज़ कर पाए हैं, तो वो है भीख मांगना। किस तरीके से अच्छे से करते हैं और पूरी दुनिया भर के अंदर रेडिकलाइजेशन कैसे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम खबरों के सिलसिलों में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि थरूर और कांग्रेस के बीच में जो है तकरार बढ़ चुकी है। अब ऐसा क्या हुआ है, असल में पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of them. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places in both. तो आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो आपने देखा, आपने जाना कि किस तरीके से शशि थरूर ने जो चीज़ बोली वो गलत तो नहीं है। जो चीज़ वो कहना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी से आता हो। वो तो फैक्चुअल चीज़ है, फैक्ट जो एकदम प्रॉपरली उसको डॉक्यूमेंट किया गया है, वो चीज़ उन्होंने बोली है। उसमें कुछ गलत तो उन्होंने आज सच कुछ बोला नहीं है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता जैसे उदित राज और पवन खेड़ा नाराज हो जाते हैं। वो ट्वीट डालते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से थरूर को बीजेपी का बेस्ट स्पोक्स पर्सन, सुपर स्पोक्स पर्सन बन जाना चाहिए, बीजेपी की तरफ से काम करना चाहिए। क्या ये गुस्सा इसलिए है कि थरूर ने जो स्टेटमेंट दिया उससे आप असहमति जताते हैं, या फिर इसलिए कि थरूर को भेज दिया और आप यहाँ रह गए? क्योंकि थरूर तो राहुल गांधी के करीबी है नहीं। थरूर जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं, कांग्रेस में रहते हैं, थरूर ने तो प्रेसिडेंट का चुनाव भी लड़ा था। जिस तरीके से वो गांधी परिवार के विरोध में रहते हैं, अक्सर ये सुर्खियां रहती हैं कि गांधी परिवार और थरूर के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, तकरारें बढ़ती चली जा रही हैं। तो वो इस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहा है कि किस तरीके से शशि थरूर इस देश के लिए राजनीति खेल रहे हैं, ना कि खुद की पार्टी या फिर खुद की सत्ता के लिए। उनको लाइमलाइट में रहने की तो आज सच कोई नीड है नहीं। मतलब 2-3 हफ्ते के अंदर एक दो इंग्लिश के शब्द जो है सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। थरूर तो वैसे ही लाइमलाइट में रहते हैं। लेकिन जब सरकार ने उन्हें चुना है कि आप जो है इन कंट्रीज़ के टूर पे जाइए, यूएसए और जो साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ है वहाँ के टूर पे जाइए, वहाँ पर जाके बताइए कि किस तरीके से उस डेलीगेशन का पार्ट बनिए जो ये बता रहा है कि पाकिस्तान जो है वहाँ पर पाकिस्तान पूरी दुनिया भर के अंदर किस तरीके से टेररिज्म फैला रहा है, पहलगाम में जो है उसके लिए पाकिस्तान पूरा जिम्मेवार है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताइए।
तो उनको इसलिए तो नहीं भेजा गया कि वो कांग्रेस है, उनको सिर्फ इसलिए भेजा गया था कि वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोकसभा के मेंबर हैं, इसलिए थरूर वहां पर मौजूद हैं और कोई कारण नहीं है। इसलिए नहीं भेजा गया कि वो कांग्रेस है, अगर कांग्रेस से ही है इसलिए भेजा था तो शायद क्या पता राहुल गांधी को भी भेज देते। लेकिन राहुल गांधी ने जो चीज़ें पहले भी विदेश जाके कर रखी है वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जिस तरीके से थरूर ने खुद को प्रेजेंट किया है वो इस चीज़ के लिए काबिल तारीफ है कि डिस्पाइट ऑफ कमिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द ऑपोजिशन, he portrayed himself as an Indian, that's it, full stop period। उसके आगे और कुछ भी नहीं है। डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलग होती हैं, लेकिन देश के अंदर बैठे कुछ लोगों को तो रहती ही गर्मी है कि भाई किस तरीके से थरूर वहाँ पर बोल रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और वीडियो भी थरूर का वायरल हो रहा है, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। To make an agenda for our president to visit India. We have a promise from my good friend Mr. Dor that probably Prime Minister Modi will come to Panama soon. Right? We'll try to persuade him, sir. Absolutely. तो आपने देखा कि किस तरीके से शशि थरूर यहाँ पर जो पनामा के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। फॉरेन मिनिस्टर पनामा के कहते हैं कि मैंने मेरे गुड फ्रेंड शशि थरूर को बोल दिया है कि भाई अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पनामा आएंगे, और थरूर ने कहा है कि जी मैं उनको बिल्कुल बोलूँगा कि पनामा आए। ये क्या पोर्ट्रे करता है? ये बताता है कि जो डेलीगेशन गया है वो इस तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रहा है कि वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को भी आगे रखे। पनामा के अंदर इंडियन डायस्पोरा बहुत अच्छे लेवल पर है। इसी के साथ साथ पनामा जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, पनामा को एक टेंशन सी है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी पनामा पे अटैक ना कर दे, क्योंकि उनको पनामा कनाल चाहिए, और पनामा कनाल अगर उनको चाहिए तो उनको अमेरिका के विरोध में कुछ देश चाहिए होंगे, या फिर वो देशों का समर्थन चाहिए होगा जो अमेरिका के बहुत अच्छे एलाय है। स्पेशली कहूँ तो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनमें से सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। उनको बुलाने के पीछे का क्या कारण है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि जहाँ पर एक पार्टी के कुछ नेता यहाँ पर देश में बैठकर ये बोल रहे हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेकार है, सरकार की फॉरेन पॉलिसी बेकार हो चुकी है, इसका कोई सेंस नहीं रहा है, इसको हटा देना चाहिए, वहीं पर उसी पार्टी के एक नेता को जब एक डेलीगेशन के तौर पर बाहर भेजा जाता है, वो बोला जाता है कि चाहिए आप इंडिया को रिप्रेजेंट करिए, वो वहाँ पर वो चीज़ें करता है जहाँ पर हमें प्राउड फील होता है। हमें गर्व होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें गर्व होता है कि हमारे फोर फादर्स जो पॉलिटिक्स के अंदर थे, जिन्होंने इस देश का निर्माण किया, जिन्होंने देश का संविधान का निर्माण किया, उनके रूट्स वैल्यूज़ आज भी जिंदा हैं। लेकिन कुछ लोग से सत्ता के अंदर आने के लिए लालच में इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि देश विरोधी बातें करना वो कब शुरू कर देते हैं, और अगर कर भी रहे तो उनको कोई गिल्ट नहीं है। तो खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर उधमपुर ईस्ट से बीजेपी के एक विधायक आते हैं, रणबीर सिंह पठानिया। जी हाँ, अब रणबीर सिंह पठानिया जो है सुर्खियों में वापस से आ चुके हैं। वापस से आने का तात्पर्य मेरा ये है कि बीजेपी के नेता हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिलिट्री के ऊपर या फिर कुछ और कार्य करते हुए दिखे हैं जिससे वो सुर्खी में आ जाते हैं। इससे पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश के एक नेता है वो सोफिया कुरैशी पे कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, उनका कुछ नहीं हुआ। और अब ये रणबीर सिंह पठानिया, अब रणबीर सिंह पठानिया का केस है, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जिसमें ये जो आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। तात्पर्य है कि ये सड़क 34 फुट अपने रिकॉर्ड में गिनते हैं, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में 1 इंच भी इनके जमान इनके नाम पे नहीं। आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ, नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। तो आपने सुना कि किस तरीके से रणबीर सिंह पठानिया जो है एयरफोर्स को बता रहे हैं कि हमने इनको पलकों पे बैठाया, ये करा वो करा। लेकिन अगर मैं आपको मुद्दा बताऊंगा तो आप खुद सोचेंगे कि राजनीति में चमकने के लिए, मीडिया के सामने खुद का नाम करने के लिए और सिर्फ कुछ चंद वोट पाने के लिए राजनेता कितना ज्यादा गिर जाते हैं कि उनको ये पता नहीं चलता कि वो जिस व्यक्ति के विरोध में बोल रहे हैं उसी व्यक्ति की होने की वजह से रणबीर सिंह पठानिया आज चैन की नींद अब रात को घर पे सोएंगे। वो इस चीज को भूल जाते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ वोट दिखते हैं, लाइमलाइट दिखती है, न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन दिखती है, टीवी में चल रहे खुद की फुटेजेस दिखती है, और उनको फिर लगता है कि शायद वो चैन की नींद ले सकते हैं। असल में पूरा मामला क्या है, उधमपुर ईस्ट के अंदर एक रोड है, रोड से सटता हुआ जो है उधमपुर एयरबेस आता है, जहां पर एयरफोर्स का वो बेस है, एयर स्टेशन है। अब उस एयर स्टेशन की जो बाउंड्री है वो रोड से बिल्कुल लगते हुए है, तो एयरफोर्स स्टेशन ने सोचा कि क्यों ना इस बाउंड्री को और चौड़ा करी जाए। तो रोड के ऊपर जो बाउंड्री से सटती हुई जो कुछ दुकानें हैं उनको हटाया जाएगा, तोड़ा जाएगा और बाउंड्री को और चौड़ा किया जाएगा।
ज़रूरी है, लगता है अगर एयरफोर्स को लगता है कि ये चीज़ उनके लिए ज़रूरी है, देश की डिफेंस के लिए कोई भी मिलिट्री व्यक्ति अगर कुछ काम कर रहा है तो उसके पर्सनल बेसिस के लिए तो नहीं कर रहा होगा। एयर स्टेशन के अंदर वो लोग तो इतना ज़्यादा नहीं रहते हैं, वो लोग क्यों कर रहे हैं कि जिससे देश की जनता ढंग से सो सके। तो अगर उस चीज़ को आगे किया जा रहा है तो सरकार उसको प्रॉपर तरीके से, मिलिट्री उसको प्रॉपर तरीके से कॉम्पनसेट करेगी। जिन भी लोगों की दुकान इसके अंदर हैम्पर आउट हो रही है उनको प्रॉपर तरीके से कॉम्पनसेट किया जाएगा। ये चीज़ें तो प्रॉपरली, ऐसा तो कुछ है नहीं ना कि ज़बरदस्ती दुकानें ले ली जाएंगी, उनको कुछ कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। सब कुछ प्रॉपर तरीके से सारे कागजातों के साथ ही काम होगा, कोई नई चीज़ नहीं है। ये चीज़ रणबीर सिंह पठानिया भी जानते हैं, लेकिन नहीं, बाउंड्री वॉल को आगे करने के चक्कर में और जो दुकानें टूट जाएंगी उनको जो कॉम्पनसेशन मिलेगा वो सब तो उन्होंने साइड कर दिया। उन्होंने तो बस अपने कुछ समर्थक ले लिए, मीडिया को बुला लिया, ऊपर नीचे के बयान दे दिए, न जाने क्या सोच के सब काम करते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जाके भाषण देते हैं, बताते हैं कि उनके रगों के अंदर गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, जहां पर वो सेना के ऊपर प्राउड फील करते हैं, सेना के जो सोफिया कुरैशी के परिवार को जिस तरीके से उन्होंने अपनी रैली में बुलाया, फूल बरसाए, सब कुछ काम करा, पूरे प्रॉपरली वर्ल्ड लेवल पे नैरेटिव फैलाने की कोशिश करी, प्रोपेगेंडा फैलाया, गुड इंडियन प्रोपेगेंडा फैलाया। उस चीज़ को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री तो बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी का जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो उतना ज़्यादा पुअर है कि उनको ये चीज़ पता ही नहीं है कि उनके दल का नेता क्या चीज़ बोल रहा है और वो लोग क्या चीज़ बोल रहे हैं। जहाँ पे दल का नेता इंडियन आर्मी को प्राउड फील कराने की हर नाकाम कोशिश कर रहा है, वहीं पे दल के कुछ नेता, जो दल के जो सबऑर्डिनेट छोटे छोटे कुटुंब नेता होते हैं, जो ये विधायक होते हैं, सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए, लोगों के नज़रिए में आने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या बीजेपी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी? या फिर बीजेपी को एक्शन तभी लिया जाता है जब उनकी कोई नेता टीवी पे बैठकर एकदम सत्य बोल दे और उनको डर लग जाता है, और आज वो नेता कहाँ मौजूद है किसी को पता ही नहीं है, तभी बीजेपी को एक्शन लेना पसंद होता है। बीजेपी को तब एक्शन लेना पसंद नहीं होता कि जब उनके जो ये मेल पॉलिटिशियंस हैं, जिनका ईगो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो कोई भी बयान मीडिया के सामने रख देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पार्टी तो उनको निकालने से रही, कुछ होगा तो है नहीं, क्योंकि वो तो बहुत बड़े हैं, वो देश की सेना से बड़े हैं। देश की सेना पे वो किसी भी प्रकार की कैसी भी टिप्पणी कर लेते हैं और भाजपा बैठे रहती है। सर, आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें कर जो प्रेजेंट ये जो सोशल मीडिया के ऊपर नैरेटिव चलता है ना, वो बाकी लोगों का जो आपको काउंटर करना चाहती है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको बढ़ावा मिलता है, बूस्ट मिलता है, वो फ्यूल, ये जो काम जो है ना फ्यूल की तरह काम करता है। खैर, मैं आपको क्या ही बता रहा हूँ, आपके पास तो मेरे से बहुत अच्छे सलाहकार होंगे ना, मेरे को आपको सलाह देने का कुछ मन है, लेकिन मैं आपको एक देश का नागरिक होने के बाद नाते बता रहा हूँ कि ये सुनने में अच्छा नहीं लगता। और अगर कोई नेता ऐसा बोल भी रहा है तो आपसे दरखास्त है कि उसको पार्टी से जल्द निकालिए, जल्द से जल्द निकालिए सर। बाकी आप लोगों की इच्छा है, जनता अपना फैसला जो है वोटिंग के दौरान पे दे ही देती है। लेकिन अगर हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इजराइल ने जो है अपना फिर से बदला ले लिया है। जी हाँ, इजराइल चूकता नहीं है, इजराइल को जो चीज़ लेनी होती है वो लेकर रहता है। इजराइल इतना दिमाग नहीं लगाता कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या कह रहा है, यूएन क्या कह रहा है और देशों को कितना बुरा लग रहा है, नो मैटर। अब असल में हुआ क्या है, इजराइल ने जो है हमास के जो गाजा चीफ है मोहम्मद सिनवर, उसको जो है मार गिराया है। अभी जो मोहम्मद सिनवर है ना, ये याह्या सिनवर का छोटा भाई है। याह्या सिनवर पहले जो हमास जो ऑपरेट करती है गाजा के अंदर, उसका चीफ था। अक्टूबर के अंदर इजराइल ने याह्या सिनवर को मार गिराया, फिर उसका छोटा भाई ये जो मोहम्मद सिनवर है, ये जो है फिर चीफ बनता है। और अब इजराइल ये क्लेम कर रही है कि ये खान यूनिस एक रीजन है, वहाँ पर एक यूरोपियन हॉस्पिटल था, उस यूरोपियन हॉस्पिटल के नीचे हमास का पूरा नेटवर्क चल रहा था टनल्स के अंदर, और इजराइल ने बहुत ही प्रिसीजन के साथ अटैक करके इन लोगों को, ये खासकर मोहम्मद सिनवर को मार गिराया है। लेकिन इसकी कोई ऐसा फोटो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इसको क्लेम किया है इजराइल के पार्लियामेंट में खड़े होकर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से इजराइल अपने जितने भी टारगेट्स हैं उनको चुन चुन के मारता है। मैं बार बार इस चीज़ को क्लेम क्यों कर रहा हूँ कि इजराइल ऐसे चुन चुन के मारता है, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो 4 आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम के अंदर अटैक को एग्जीक्यूट करा, वो अब तक पकड़े नहीं गए। उनमें से कोई भी मरा नहीं है, कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। तो जब तक वो चीज़ें नहीं हो जाती तब तक तो ऑपरेशन सिंदूर किसी भी हालत में नहीं रुकने वाला, ये तो देश का एक नागरिक जानता ही है। और मैं सरकार से, देश की फोर्सेस से सिर्फ इतनी सी अपील करूंगा कि मुझे आपकी क्रेडिबिलिटी पे कोई वो नहीं है कि भाई मेरे को आपके कोई शक हो या फिर कोई हल्का फुल्का सा कोई भी ऐसी कोई चीज़ होगी मेरे मुँह से कुछ गलत निकला, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये चीज़ करके रहेंगे। बस मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा जल्दी कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं हर साल में सिर्फ एक ही बार दिवाली बनाऊँ, मुझे 2 बार 3 बार दिवाली मनानी है। मेरा मन करता है कि पाकिस्तान में बम फूटे, मेरा मन करता है कि वहाँ पर जो है उनकी आवाम डरते डरते भागे, क्योंकि वो जो रेडिकलाइजेशन यहाँ भेजते हैं ना, जब यहाँ पर सिविलियंस के साथ गलत होता है तो दिल दुखता है सर। मैं जर्नलिस्ट तो मैं बहुत बाद में हूँ, पहले तो मैं इस देश का सिटीजन हूँ और इस देश का नागरिक होने के नाते ही मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द कर दीजिए, ज़्यादा टाइम मत लगाइए।
लेकिन अगर हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं तो इजराइल से आपका प्लेन उड़ के आ चुका है अब यूएसए की तरफ। और यूएसए के अंदर एक जोड़ी है, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की, जो इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी पिछले 1 साल के अंदर, जहां पर एलन मस्क ने खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जहां पे एलन मस्क शायद विश्व के पहले ऐसे बिजनेसमैन निकल के सामने आए होंगे जो इतने प्रॉपर तरीके से किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रैलीज के अंदर दिख रहे हैं, हर तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है एलन मस्क ने। और अब इसी का खामियाजा शायद एलन मस्क भुगत रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज फेमस फॉर इस बिग बॉस शो। उनका काम है इस तरीके से लाइमलाइट गेन करना, चीखना, चिल्लाना, गलत चीज़ें बोलना, आपत्तिजनक बयान देना, खुद को बिगर और लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रे करना। ये डोनाल्ड ट्रंप का नेचर है, वो यही चीज़ें करते आए हैं, वो यही चीज़ में रहते हैं। उनको आज भी लगता है कि कैमराज उनके सामने है, उनके कॉलर पे एक माइक लगा हुआ है, सामने टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है और वो अभी भी एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज भी उसी पोजीशन में रहते हैं। अब हुआ क्या है कि जो एक डोज डिपार्टमेंट बनाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट बनाया था कि किस तरीके से जो यूएसए गवर्नमेंट का फालतू में पैसा खर्च होता है उसको एनालाइज किया जाए कि कहां पर वो खर्च होता है, कितना खर्च होता है, उस खर्चे को रोका जाए। अब उसी खर्चे को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो डिपार्टमेंट बनाया था, इसके 2 हेड्स बनाए थे, पहला एलन मस्क, दूसरे विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी को पता था कि इस डिपार्टमेंट का कुछ होने नहीं वाला, डोनाल्ड ट्रंप अपनी अपनी मर्जी चलाते रहेंगे और इस डिपार्टमेंट के तहत उनकी भी छवि बिगड़ जाएगी। तो उन्होंने पहले ही टाटा बाय बाय कह लिया, बोल दिया कि नहीं मैं तो जा रहा हूँ, मैं मेरा ओहायो के अंदर जो है अपना गवर्नर वगैरह का चुनाव लड़ूंगा, मुझे आपसे इतना वो प्रेम नहीं है इस डिपार्टमेंट से, एलन को बोलिए वो संभाले। अब एलन मस्क की बत्ती भी चल गई। एलन मस्क को भी पता चल गया कि 130 दिन बाद वो इस डिपार्टमेंट से रिजाइन दे देते हैं। उनको ये चीज़ समझ आ जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक प्राइमरी मोटिव था कि उनको चाइना की इकोनॉमी खत्म करनी है, लेकिन अगर चाइना की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी तो एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, जिसका मेजर मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो चाइना के अंदर सेटअप है, टेस्ला की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर बनती हैं, वो खत्म हो जाएगी। चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान सबसे ज़्यादा अगर किसी को होगा तो टेस्ला को होगा। जहाँ पर टेस्ला के अंदर बोर्ड मेंबर्स ये चीज़ बात कर रहे हैं कि एलन मस्क को निकाल देते हैं बोर्ड से, जो स्पेसएक्स है उसके शेयर्स कर रहे हैं, वहाँ के रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं स्पेसएक्स के, वो विफल हो रहे हैं, वो नेगेटिव में जा रहे हैं। एक्स के ऊपर भी आज तक कोई चीज़ निकल कर सामने नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें एलन मस्क को कहीं ना कहीं काउंटर करती जा रही हैं। ये चीज़ बता रही हैं एलन मस्क को कि किस तरीके से एलन मस्क जो है वो एक ऐसे जंजाल में फंस चुके हैं जहाँ पर उनको जाना ही नहीं चाहिए था। एलन मस्क एक नेता है, नेता थोड़ी है। एलन मस्क एक बिजनेस पर्सन है, उनको बिजनेस चलाना चाहिए था, व्यापार चलाना चाहिए था। वो कहाँ नेतागिरी के अंदर आ गए, वो कहाँ पॉलिटिक्स के अंदर आ गए। लेकिन वही है ना, कूल बनना था, बनिए कूल, दिखिए कूल, अब भुगतिए। और यही सेम चीज़ आ रही है। और अभी तो आप देखते जाइएगा कि किस तरीके से एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की जो दूरियां हैं थोड़ी और बढ़ेंगी, खबरें और आएंगी, खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको तर्कवाद को सब्सक्राइब करना है और आपकी जितनी भी जो राय है इन तमाम खबरों को सुनकर आप अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, पानी बचाएं।